आज हम लोग मुर्शिदाबाद में हैं और भागीरथी नदी के किनारे हैं। और कल यहाँ उर्दू, चूँकि मुर्शिदाबाद उर्दू का एक बड़ा मरकज़ रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुर्शिदाबाद में उर्दू की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। कल हम लोग दिन भर इस मौजू पे बहुत सारे पहलू से बातचीत भी की और मैंने खुद बहादुरगंज हाई स्कूल पे एक स्टोरी भी की है। आज हमारे साथ दो खुसूसी मेहमान हैं। लंदन से तशरीफ़ लाए हुए फ़हीम अख्तर साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील खलील रहमान साहब मौजूद हैं। ये दोनों हज़रात उर्दू के शायर भी हैं, अदीब भी हैं और उर्दू की तरक्की के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। आज हम दोनों हज़रात से बात करेंगे कि भारत में जहाँ मुर्शिदाबाद एक ज़माने में उर्दू का मरकज़ था, अब ये ख़त्म होता जा रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं और भारत में उर्दू का मुस्तकबिल क्या है, और उर्दू ज़बान के जो पढ़ने वाले जो चाहते हैं कि उर्दू ज़िंदा रहें, उन्हें क्या इक़दामात करनी चाहिए। इन मौज़ू पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे दो मेहमान हैं, खलील रहमान साहब और फ़हीम अख्तर साहब। आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मुर्शिदाबाद जो एक ज़माने में उर्दू का मरकज़ रहा है, अब वो ज़वाल का शिकार है, उसकी क्या वजूहात रही होंगी? देखिए, जो भी लोग वाकिफ़ हैं मुर्शिदाबाद की तारीख़ से, वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे शेर व अदब नहायत तरक्की पर था और यहाँ पर बड़े उलमा पैदा हुए। और बंगाल में उमूमन और ख़ुसूसन इन इलाक़ों में मैं हैरान हूँ कि क्या वजह है उसकी कि फ़ारसी का बहुत चलन रहा। फ़ारसी दर्स व तदरीस भी और फ़ारसी के काफ़ी उलमा पैदा हुए। और देखिए, वक्त के साथ साथ जब हालात बदलते हैं, सियासी हालात बदलते हैं, तो लामोहल्ला समाजी हालात भी बदलते हैं और बहुत सारे ऐसे तकाज़े होते हैं कि हर ज़बान पे उरूज भी होता है, ज़वाल भी होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, उर्दू में ख़ास तौर से ये एक खूबी पाई जाती है कि इसमें मज़ाहिमत बहुत है। ख़राब हालात में कैसे ही हालात हों, उर्दू सख्त जान है, वो निकल आती है। और मुझे यकीन है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जोश व खरोश उर्दू के तईं, कल से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ शेर व अदब के तईं बहुत ज़्यादा है। और ये लोग जज्बाती होने की हद तक उर्दू और अपनी शेर व अदब और अपनी तहज़ीब से लगाव रखते हैं। लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि उर्दू यहाँ पर फिर तरक्की करेगी और आम होगी। अब रही बात ये क्या इक़दामात किए जाएँ। देखिए, पहला कदम तो ये, जिसका मैं बहुत बड़ा मुबल्लिग हूँ, हर बार कहता हूँ कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाइए, ख़ुद उर्दू पढ़िए, उर्दू शेर व अदब, और उर्दू को ज़बान तक महदूद ना रखिए। उर्दू एक तहज़ीब का नाम है। कल मिर्ज़ा साहब जो यहाँ की नवाबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो और उनकी बेगम की मेहमान नवाज़ी और उनकी शराफ़त और उनकी इनकिसारी देख के मैं हैरान रह गया कि इतने बड़े लोग, इतने आला ख़ानदान के, जिनके रगों में शाही खून है, वो कितने अपने हाथ से लोगों को, अपने मेहमानों को खाना खिला रहे हैं। ख़ुद खड़ी होकर उनकी बेगम साहिबा ख़ुद हमें सर्व कर रही हैं। ये है वो तहज़ीब, उर्दू तहज़ीब जो हमें अपने बुज़ुर्गों से मिली है। और उसके लिए हमें कोई कोशिश ना भी करें, ऐसे जलसे, ऐसे इज्तिमा होते रहें जैसे कल हुआ, नहायत कामयाब, जो मेहताब साहब ने, मेहताब जहाँ ने उसको किया। ऐसे कई प्रोग्राम हों तो लोगों में एक तरह की उनसियत पैदा होती है शेर व अदब के तईं, ज़बान के तईं और अपनी तहज़ीब के तईं। फ़हीम साहब, आप लंदन में रहते हैं और उर्दू को हमने देखा है कि एक पुरानी बस्ती उजड़ती है तो नई बस्ती आबाद होती रहती है। तो आपने देखा लंदन में किस तरह से अभी इस वक्त उर्दू पढ़ने वाले, बोलने वालों की तादाद बढ़ी है। आपकी किताब भी आई, इसमें लंदन के जो तख्लीक़कारों ने जो किताब लिखी के मज़ामिन को आपने जमा भी किया है। आप मुर्शिदाबाद जो उजड़ रही है, तो क्या ये उम्मीद है कि एक नई बस्ती आबाद हो रही है या फिर हिंदुस्तान से धीरे धीरे बस्ती उजड़ जाएगी? देखिए, लंदन में उर्दू के मसाइल मुख्तलिफ हैं जो हिंदुस्तान में उर्दू के मसाइल हैं। और हमने उर्दू का तीसरा मरकज़ लिखा, उसकी वजह ये थी कि एक अरसे तक जो हिजरत करके जो लोग गए थे यहाँ से 50-60 की दहाई में, कई नाम हैं, साकी फ़ारूकी हैं, जितेंद्र बिल्लू हैं, रज़ा रियादी हैं, रिफ़त शमीम हैं, बासित कानपुरी हैं, राल्फ रासल ने बहुत काम किया। तो इन लोगों ने तो उस दौर को संभाले रखा जिस दौर में ये लोग वहाँ पर उर्दू ज़ुबान की वाक़ई में फ़रोग़ के लिए काम कर रहे थे। उर्दू ज़ुबान, आपने एक सवाल किए थे कि मिटने की बात। देखिए, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है उर्दू, तो वो मिटने का तो सवाल नहीं है। जब कोई मुल्क ही मिट जाएगा तो ज़ुबान में मिट जाएगी। तो खलील रहमान ने भी कहा, ज़ुबान मिटती नहीं है, उसमें मसाइल आते हैं। जी जी। लेकिन मैं ज़ुबान और अदब को अलग अलग करके देखता हूँ। अदबी माहौल जो हिंदुस्तान में या बरतानिया में, अब बरतानिया में ये हुआ कि जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए,
और एक अरसा हो गया बीमार हो गए, तो उर्दू के जो महाफिल होते थे वो कम हो गए वहाँ पर। अब वो बातें नहीं रही। कुछ नौजवान लोग जो हिजरत करके आए हैं वो अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन अब वो मेयार भी नहीं रहा, लिखने पढ़ने का चलन भी नहीं रहा। ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं और पढ़ते उढ़ते नहीं हैं। तो ये एक सानिया बोलिए या इसको जो भी बोलिए ट्रेजेडी है। हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ कि सियासत बहुत ज़्यादा है उर्दू अदब में, और यहाँ भी मामला ये है कि काम ग्राउंड लेवल पर बहुत कम हो रहे हैं ज़ुबान के लिए। और मुर्शिदाबाद का आपने जो मसला उठाया, ये तमाम जगहों पर ये मामला है सियासत। मैं राजस्थान में गया था और वहाँ राजस्थान उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम में मैंने शिरकत की, तो हैरानी मुझे ये हुई कि पूरा जो बोर्ड लगा हुआ था वो सारे हिंदी में लिखे हुए थे, असफ़ गालिब की तस्वीर लगी हुई थी। तो ये जो एक जो बोलिए कि एक मिशन यहाँ चल रही है, इसके पीछे कौन सी जमातें मुझे नहीं पता, ये ख़तरनाक है। इसमें उर्दू पढ़ा रहे हैं वो भी शामिल हैं, उर्दू तंजीमों के लोग भी शामिल हैं। ये ज़रा सी बात जो है ना मुझे लगती है कि यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, इसलिए कि जब आप रस्म ख़त्म कर देंगे तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि आप बड़े बड़े बैनर वाले कर रहे हैं। अब गालिब की शायरी को ठीक है, हर मज़हब हर ज़ुबान के लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि उर्दू रस्म ख़त्म की जाए, है ना, गालिब को जो अपने तौर पर पेश की जाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं, और यही वजह है कि अच्छा एक और बात ये हुई कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेट ने जिस तरह से लोगों को ग़ुलाम बनाया है, पॉजिटिव वे में बहुत काम हुआ इंटरनेट के ज़रिए, निगेटिव भी उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो लोगों ने इंटरनेट की वजह से एक ज़ुबान जो है अंग्रेज़ी वो आम तौर पर सीखना ज़रूरी समझा। हालांकि इंटरनेट पर उर्दू के बड़े काम हैं, बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, किताबें दस्तयाब हैं, लेकिन कोई पढ़ता उढ़ता नहीं है। जब मैं मुर्शिदाबाद आ रहा था तो जो साहब यहाँ हमें दावत दिए, उन्होंने जब मुझसे कहा तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई आप फ़हीम अख्तर को क्या जानते हैं। तो उनका जवाब मुझे इसलिए अच्छा लगा, उन्होंने कहा मैंने आपको पढ़ा है। तो एक आदमी कहता मैं पढ़ा हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मेरी मेहनत तहरीर जो है ना उर्दू ज़ुबान में फिर भी फ़रोग़ दे रही है। लेकिन उनके भी मसाइल हैं, यहाँ जो कॉलेज है उसमें शोबे उर्दू में तलबा नहीं आ रहे हैं। जी कल जहाँ हम लोग थे नवाब बहादुर में, वहाँ पहले 500 उर्दू के स्टूडेंट थे, इस वक्त सिर्फ 35 स्टूडेंट हैं। और जो हेड मास्टर थे वो बता रहे थे कि हम घर घर जाके बता रहे हैं कि आप बच्चों को बांग्ला मीडियम के बजाय उर्दू मीडियम में पढ़ाया। एक दूसरा या तो सेकंड लैंग्वेज है तो दूसरे सेकंड लैंग्वेज तो बांग्ला रख लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे उर्दू के बजाय बांग्ला ही का इंतखाब कर रहे हैं। देखिए इसके लिए जो दानिश्वर है ना, जो इंटेलेक्चुअल, उनको बैठ करके बात करने की, एक तो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार जो यहाँ होते हैं ना उसका कोई हल यहाँ नहीं है। दुनिया भर में जो कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ एक हल निकलता है, वहाँ गुफ्तगू होती है और उससे एक ठोस जो है ना पॉइंट लिया जाता है। और कॉन्फ्रेंस में लोग पैसा दे के जाते हैं। ये उर्दू वाले की गलत फहमी है। उर्दू वाले चाहते हैं कि उनको जो है फ्री में बुलाया जाए। मैं जो अपने जॉब में इंग्लैंड में जो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हो, मैंने पैसे भरे जाने के लिए। अभी वहाँ एक अल्लामुल्ला का इल्मुल्ला जो हमारे साथी वहाँ लंदन गए हुए हैं, उनका अखबार में कोई प्रोग्राम था, 20 यूरो फीस थी प्रोग्राम में शिरकत करने की। जी, तो ये जो एटीट्यूड है ना, और सेमिनार कॉन्फ्रेंस में ठोस कोई जो है ना, पर आप देखिए ना हमारे यहाँ लोगत पर जो है मीटिंग नहीं होती। आज भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के लिए हर साल मीटिंग्स होती है और उसमें 100 से ज़्यादा नए अल्फाजों को शामिल किया जाता है जो डिक्शनरी को बढ़ा रहा है। आप बताइए हमारे लोगत पर कोई काम ही नहीं कर रहा है, ना पाकिस्तान में हो रहा है ना हिंदुस्तान में हो रहा है। वजह ये हो रही है कि अंग्रेज़ी के बेशुमार लफ्ज़ों को हमने उर्दू में इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो जो दानिश्वर हैं, जो लोग शोबा में काम कर रहे हैं, अगर वो उस पर ध्यान नहीं देंगे तो खलीलुर रहमान और फ़हीम अख्तर इस काम को अकेले जो है ना आगे नहीं बढ़ा सकते। खलील साहब, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो खुशपर्दगी है, तहजीबी खुशपर्दगी है, ये रोज़गार की मजबूरी है या फिर एक तरह गुलामाना ज़हनियत का नतीजा है? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से एक किताब अभी देवन में छपी है एक नौजवान आलिम दीन की, उसने तमाम अरबी के जो हिंदुस्तानी अदीब हैं उन पर तनकीद करते हुए लिखा है कि अरबी ज़ुबान फ़रंगी लहजे में लिखी जा रही है। तो क्या जो फ़हीम साहब ने जो सवाल उठाया है कि लोगों पे काम नहीं होने की वजह से क्या हमारी उर्दू भी अंग्रेज़ियाई हो रही है, मतलब अंग्रेज़ी गलबा हो रहा है? देखिए
आपके सवाल और फ़हीम साहब की गुफ्तगू से कई मौज़ूआत आए जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे फ़हीम साहब ने कहा कि इंग्लिस्तान में उर्दू के मसाइल अलग हैं, हिंदुस्तान में अलग हैं। हिंदुस्तान में जो मसाइल हैं वो ज़्यादा तशवीशनाक हैं। इसको मैं आपके इस सवाल से जोड़ूंगा कि उर्दू के ये मसाइल क्या ये पेशे से मुताल्लिक़ हैं कि रोज़गार से मुताल्लिक़ हैं या कुछ और हो। अब आप सोचिए कि ये एक जमहूरी मुल्क है जो आइन के तहत चलता है। इसके सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला अपनी असम्बली में खड़े होकर ये कहता है कि तमाम उर्दू के अल्फाज निकाल दो, तमाम FIR और पुलिस के ज़ाब्ते से उर्दू के अल्फाज निकाल दो और उर्दू दुश्मनी की हद कर दी ये कह के कि उर्दू को ख़त्म कर दिया जाए। अब जाहिर है कि उस आदमी की नावाक़ियत का तो मैं क्या जवाब दूँ, उसको मालूम होना चाहिए कि ख़ुद उसी सूबे में उर्दू के मशाहिर में ऐसे लोग जिनका नाम चार दागे आलम में आज भी मौजूद है, हमेशा रहेगा, हिंदू थे। किस किस के नाम लूँगा, बेशुमार लोग थे। और उर्दू ज़बान या कोई भी ज़बान फॉर दैट मैटर वो ऐसे नहीं मिटाई जा सकती कि एक आदमी को बुग़्ज़ है उर्दू से, कदूरत है और वो अपनी नावाक़ियत की वजह से, कम इल्मी की वजह से उर्दू को एक ख़ास फ़िरक़े से, एक ख़ास मज़हब से जोड़कर देख रहा है। अब एक सामने की बात मेरी, मैं हैरान हूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू की कसीर तादाद तो जुनूबी हिंदुस्तान में रहती है। आप गए होंगे चेन्नई, केरला वगैरह, हर जगह गए हूँ, बेपरवाह मुसलमान है। एक मुसलमान एक लफ्ज़ उर्दू का नहीं जानता। ये सिर्फ यूपी, बिहार, दिल्ली, लाहौर, ये वो जगहें थी जहाँ पे शिमाली हिंदुस्तान में वो लोग जो उर्दू में गुफ्तगू करते थे, उर्दू में शेर व अदब तख्लीक़ हुआ। इस बात के बाद ये एक यहाँ का मसला है जो कतई सियासी मसला है, इसमें कोई लिसानी पहलू ऐसा नहीं है। उर्दू से लोग मोहब्बत करते हैं, आज भी मोहब्बत करते हैं। मैं भोपाल में था तो एक रिसर्च स्कॉलर मुझसे मिली आके, स्तुति अग्रवाल उसका नाम था, वो उर्दू में MA कर रही थी। अब उसने किया, PhD किया, फिर मुझे भेजा अपना पैगाम। इतनी मुझे खुशी हुई, मैंने बहुत दुआएं दी और कहा कि बेटा तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो किसी किताब की, किसी रहनुमाई की, मैं हाजिर हूँ किसी भी वक्त। तो क्या उसको आप हिंदू मज़हब से खारिज कर देंगे या ये कि उसने कोई मुसलमानों की चीज़ की है? अरे भाई, ज़बानों को मज़हब की ज़रूरत नहीं होती, मज़हब को ज़बान की ज़रूरत यकीनन होती है, वो अपनी तबलीग के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि उर्दू के सिलसिले में क्या किया जाए। रस्मुल ख़त जैसे नाजुक मामले पे बात की फ़हीम साहब ने, मैं बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि किसी ज़बान का रस्मुल ख़त ही उसे ज़िंदा रखता है और उसकी अवामी कबूलियत। आप याद रखिए कि जॉन गिलक्रिस्ट ने जब सफ़र किया था सूरत से कलकत्ते तक, तो उसने बार बार कहा कि यहाँ के लोग एक लिंगुआ फ्रांका बोलते हैं, एक अवामी ज़बान बोलते हैं जिसे हिंदवी कहा जाता है। उर्दू का नाम नहीं था उस वक्त, उर्दू और हिंदी एक ही ज़बान थी। इस पर शमसुररहमान फ़ारूक़ी ने पूरी उसकी एक तारीख़ का मुहाकमा किया है। तो क्यों ना ऐसी ज़बान। अब ये फ़ैसला वो साहब कर रहे हैं कि हिंदुओं की ज़बान अलग होनी चाहिए, मुसलमानों की ज़बान अलग होनी चाहिए, जबकि थी नहीं। लिहाजा हिंदी और उर्दू में एक इम्तियाज़ और एक तफरीक पैदा हुई। लेकिन ये वही सूबा है बंगाल, और मुझे तो बेहद उम्मीदें हैं बंगाल से, जहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ, जहाँ पर उर्दू के और फ़ारसी के बड़े बड़े लोग। अब राबिंद्रनाथ ठाकुर, क्या वो फ़ारसी नहीं जानते थे? राजा राम मोहन राय फ़ारसी और अरबी के आलिम लोगों में से गिने जाते थे। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हुए। लिहाजा ज़बान ऐसे मिटने से नहीं मिटाई जा सकती। ये सब कहने के बाद उर्दू की बात पर आते हुए, देखिए उर्दू शायरी ख़ास तौर से मज़ाहमती शायरी है। इसमें एक तरह की मज़ाहमत या बगावत की गई है, वाइज़ से बगावत, तमाम ये आम समाज के उसूल, झूठी रिवायतें, फ़रेब, रयाकारी, इनसे बगावत, इवन मज़हब से बगावत उर्दू शायरी में मौजूद है इसके। लिहाजा उर्दू की ये मज़ाहमती किरदार की वजह से उर्दू को इतनी आसानी से उर्दू अपने आप को मिटने नहीं देगी। और जब तक भी लोग ज़िंदा हैं उर्दू बोलने वाले, और लोग आएंगे और चला सवाल ये था कि अब देख रहे हैं उर्दू वालों को सुपुर्दगी कर रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूँ जो अफसोसनाक बात है जिसकी तरफ इशारा किया। मिसाल के तौर पे उर्दू के सेमिनार्स, वो लोग जो उर्दू के दानिश्वर, ख़ुद साख्ता दानिश्वर हैं, वो उर्दू के लिए, इसकी तरवीज के लिए, इसकी तदरीस के लिए क्या करते हैं आप वो तो उनका हिसाब तो लीजिए, कुछ भी नहीं। मुझे तो अफसोस होता है कि वो हमारे कॉलेज के बड़े प्रोफेसर जिनके तहत लोग PhD करते हैं, वो ज़बान से, ज़बान की शेरियात से, ज़बान के लसानी अवामिल से नावाकिफ़ है। मैं यकीन से पूरे उससे कह रहा हूँ, पूरे यकीन और एतमाद से कह रहा हूँ, माँ सिवाय चंद एक लोगों के। और जो ये एक सिंडिकेट बन गया है जो सेमिनार्स कराते हैं, जो सिर्फ माली मुनफ़ईद और ज़ाती फ़ायदे के लिए है, उससे क्या फ़ायदा होता है मैं तो समझने से कासिर हूँ। जिस किस्म की चीज़ें वहाँ पढ़ी जाती हैं
जिस किस्म के ये मकाले लोग लिख कर लेकर या लिखवा के लेकर आते हैं, क्या है? ज़बान नहीं है। ज़बान का ज़वाल होता है जब इंसान के जहन का ज़वाल होने लगे, तहज़ीब का, अदब का ज़वाल होता है जब इंसान के ज़ौक़ का ज़वाल होने लगे, जो हमारे यहाँ हो रहा है। उर्दू वाले कर रहे हैं, उसके लिए हम दूसरे के गिरबान में हाथ नहीं डाल सकते। आप उर्दू इसातिज़ा का आप जाके इंटरव्यू कीजिए, आप मीडिया के आदमी हैं और एक सच्चे सहाफ़ी हैं, आप उर्दू का चैनल चलाते हैं, आप उर्दू के इन प्रोफेसर हजरात से जाके इंटरव्यू तो कीजिए ताकि पता लगा वो कितने पानी में हैं, क्या लियाकत है इनकी। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है और उसके लिए हमें करना चाहिए, और उसके लिए मैं बेइंतहा उम्मीद से देखता हूँ ऐसे सूबों की जानिब जैसे बिहार है, बंगाल है, दिल्ली में तो अब हालात बिल्कुल ही दिगर हुए हैं, बहुत ही अफसोसनाक हालात हैं, ख़ासतौर से सियासी मामलात में आके और उर्दू शिकार हो गई। तो लिहाजा जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक बहुत ही खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी ज़बान, अपनी तहज़ीब और अपने शेर व अदब को के लिए कुछ करेंगे, उर्दू ज़िंदा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात के, आपने वक्त दिया। और मैं उर्दू के कारी से बताना चाहता हूँ कि जो भागीरथी नदी है ये हर साल बड़े पैमाने तबाही लाती है और बड़ी बड़ी बस्तियाँ यहाँ उजाड़ देती है। जब हम मुर्शिदाबाद के अंदर जाएंगे एक जंगीपुर के इलाके में, लेकिन फिर ये बस्ती फिर आबाद हो जाती है। तो एक तरह का एक पैगाम भी है कि डूबने के बाद जी उर्दू के लिए पैगाम है कि उजड़ेगी तो ज़रूर, लेकिन फिर नई बस्तियाँ भी आबाद होंगी। इस उम्मीद के साथ हम अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि रोना रोने के बजाय खुद उर्दू पढ़ें, और यही हमारे दोनों मेहमानों का पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया।